चलिए बच्चों, तो अब देखते हैं ओम का नियम, ओम्स लॉ। ठीक है, तो ओम जी एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, जिसका नाम पूरा नाम क्या था? जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने सन 1827 में जो विभवांतर है और धारा है, विद्युत धारा, उनके बीच एक संबंध दिया। क्योंकि उस वैज्ञानिक ने ये संबंध दिया था, इसलिए उनके नाम पर ही इस नियम का नाम रखा गया है। तो वो संबंध क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो ये संबंध होता है कि अगर चालक तार है, ठीक है, मान लो कोई कोई चालक तार है यहाँ पे। चलिए मैं देख थोड़ा सा, मान लो कि यहाँ पे कोई चालक तार है, ठीक है। इनके बीच मान लो कि ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है। इनके बीच का जो विभवांतर वी है और इसमें बहने वाली धारा आई है, तो चालक तार के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर जो वी है वो उसमें जो भी धारा बहेगी आई उसके क्या होती है, समानुपाती होती है। सिंपल सा है, ठीक है, बहुत ही आसान है। चालक तार के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर वी उसमें बहने वाली धारा आई के समानुपाती होती है, या उसमें प्रवाहित धारा विद्युत धारा आई के समानुपाती होता है। ठीक है, समानुपाती होता है, इसका मतलब क्या है? अगर मैं वोल्टेज को बढ़ा दूंगा तो उसमें बहने वाली धारा का मान भी बढ़ जाएगा। यही होगा समानुपात का, एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ जाता है। तो हमको ये वाला जो सूत्र है वो मिल जाएगा, संबंध मिल जाएगा, सूत्र नहीं संबंध। ठीक है, अब इस संबंध को अगर मैं आगे बढ़ाऊँ तो क्या होगा? तो भी समानुपाती आई है। अगर मैं समानुपात का चिन्ह हटाऊं, या जब भी हम लोग समानुपात का चिन्ह हटाते हैं तो बराबर और एक नियतांक लगाया जाता है। तो v बराबर क्या हो जाएगा? बराबर और एक नियतांक r लगा दिया मैं, r। ठीक है, तो v बराबर क्या हो गया? r, या r बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं? v अपान आई, जहाँ जो r है एक नियतांक है। इस संबंध के लिए क्या है? एक नियतांक। नियतांक मतलब कि भी समानुपाती जब आई है तो r का मान क्या रहता है? फिक्स रहता है, बदलता नहीं है। ठीक है, और इस r को ही क्या कहते हैं? जिसे प्रतिरोध कहा जाता है, या प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, इसी r को ही क्या कहते हैं? प्रतिरोध। और इसका एसआई मात्रक क्या है? ओम है, ओम। और ओम को इस टोपी जैसे चित्र से भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना कि आर क्या है? आर एक नियतांक है जिसे हम लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं? विद्युत धारा का प्रतिरोध या प्रतिरोध कहते हैं। और इसका जो मात्रक है वो क्या होता है? ओम होता है। और ओम को इस टोपी जैसे चित्र से दर्शाया जाता है, चिन्ह से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो इतने चीज़ को आप लोग को इसमें ध्यान रखना है। अब एक ओम जो है प्रतिरोध क्या होता है उसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो एक ओम प्रतिरोध, तो अभी अभी हमने पढ़ा आर बराबर क्या होता है? वी अपान आई होता है। अगर मैं यदि वी बराबर रख दूं 1 वोल्ट, आई बराबर रख दूं 1 एम्पियर, ठीक है, तो आर बराबर क्या आएगा? 1 ओम होगा। वी अपान आई क्या होता है? ओम ही होता है ना। तो आर का एक मात्रक और यहाँ से मिल सकता है हमको, वी वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर, ये भी परिभाषा मिल सकता है ना। हाँ, ऐसा ही मात्रक मिल सकता है। ठीक है, इसको एक शब्द में क्या बोल देते हैं? ओम बोल देते हैं। तो आर बराबर क्या आ गया? 1 ओम आ गया। कब आया? जब वी बराबर 1 वोल्ट रखे और आई बराबर 1 वोल्ट रखे। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि जो 1 ओम प्रतिरोध है वो किसके बराबर होता है? जब चालक तार के दोनों सिरों के मध्य 1 वोल्ट का विभवांतर हो और उसमें 1 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाए, तो उसमें उत्पन्न जो प्रतिरोध है वो क्या होगा? 1 ओम के बराबर होगा। या इसका एक परिभाषा लिख दूं तो क्या? यदि किसी चालक के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर 1 वोल्ट है तथा उसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो, तो उसमें उत्पन्न प्रतिरोध क्या होता है? 1 ओम होता है। सिंपल सा परिभाषा है। 1 ओम प्रतिरोध क्या होता है ये पूछेगा तो ये बताना है। ठीक है, और इसमें ग्राफ भी बन सकता है। तो ग्राफ कैसे बन सकता है? यहाँ पे अगर छोटा सा बनाऊँ तो ऐसा कुछ बनेगा ग्राफ। ठीक है, ये समझाने के लिए। अगर विभवांतर को इधर,
ठीक है, वोल्टेज को इधर और धारा को इधर बनाओ, तो दोनों समानुपात है। और जब भी समानुपात रहता है तो उनके मध्य जो ग्राफ बनता है वो हमेशा 45 अंश का कोण बनाते हुए ऊपर जाता है। ठीक है, ये सीधा सीधा बनेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है वो एक दूसरे के क्या है, समानुपात में। समानुपात है मतलब कि एक समान अनुपात में ये दोनों का मान बढ़ते जाएगा, ठीक है, या घटते जाएगा, जो भी होगा। ऐसे ये 2 बढ़ रहा है और ये 3 बढ़ रहा है, तो वैसे ही बढ़ेगा। ये फिर 2 बढ़ेगा, फिर 3 बढ़ेगा, फिर 2 बढ़ेगा, फिर 3 बढ़ेगा। या ये 1 बढ़ रहा है, ये 2 बढ़ रहा है, तो 1 बढ़ेगा, फिर 2, फिर 1 बढ़ेगा, फिर 2, ऐसे बढ़ते जाएगा। ठीक है, इसलिए किस में रहता है, ये समानुपात में रहता है। चलिए अब देखते हैं धारा प्रतिरोध व चालकता। तो धारा प्रतिरोध व चालकता ये क्या है? तो अभी अभी हमने पढ़ा प्रतिरोध। प्रतिरोध मतलब होता है रुकावट। ठीक है, तो धारा प्रतिरोध क्या हुआ, धारा का रुकावट या धारा के मार्ग में बाधा बोल सकते हैं। व चालकता मतलब धारा को ऐसी कौन कौन सी चीज़ें धारा को रोकती है बहने से, या ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो धारा को बहने में सहायता करती है, उसके बारे में अब देखने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो किसी जो चालक में विद्युत जो प्रतिरोध है वो नीचे जो पॉइंट दिया है उस पर निर्भर करता है। विद्युत प्रतिरोध होता है मतलब विद्युत को जो रुकावट है या विद्युत अच्छे से बहेगी, ये किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है वो नीचे पॉइंट में दिया गया है। तो किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है? पहला तो चालक की लंबाई L के समानुपाती होती है। अब ये समानुपाती होती है कह रहा है, इसका मतलब ये है कि जो प्रतिरोध है वो चालक की लंबाई। अब चालक क्या हुआ? चालक है जिसमें से विद्युत धारा होकर के बहती है, जैसे कि तार जो है वो धातु का बना रहता है, तो कोई भी धातु का जो तार है वो क्या हो गया, विद्युत का चालक हो जाएगा। तो चालक की लंबाई L के समानुपाती होती है। समानुपाती होती है मतलब कि चालक की लंबाई बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ठीक है, मतलब कि ये क्या बोल रहा है, एल आर जो है वो एल के समानुपाती होता है। आर जो है वो एल के समानुपाती होगा, ये पहला पॉइंट बोल रहा है। दूसरा, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो या इसी वीडियो के थोड़ा शुरुआत में बताया था अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है। तो अगर ये तार है, तार को मैं बीच से काट दूँ तो यहाँ पास का जो गोल सा दिखेगा, अगर इसको सीधा करके देखूँ तो ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, और इसका जो क्षेत्रफल रहेगा वही क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल मतलब कि इसकी मोटाई के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब कि उल्टा तो आर का जो है वो उल्टा हो जाएगा किसके, क्षेत्रफल के। मतलब कि अगर ज़्यादा मोटा रहेगा तो प्रतिरोध कम रहेगा और कम मोटा रहेगा तो प्रतिरोध ज़्यादा रहेगा। मतलब कि ज़्यादा मोटा रहेगा तो धारा अच्छे से बहेगी, कम मोटा रहेगा तो धारा अच्छे से नहीं बहेगी। तो ये हो गया हमारा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल एक ही व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी प्रकार चालक पदार्थ की प्रकृति पर, तो चालक पदार्थ की प्रकृति पर इसका मतलब क्या है कि चालक पदार्थ का कौन सा धातु है, किस प्रकार का धातु है। अब जानते हैं चांदी सबसे अच्छा सुचालक है विद्युत का। ठीक है, और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो विद्युत को बहने से रोकते हैं। तो उसकी पदार्थ की प्रकृति कैसी है, ठीक है, वो धातु है, ठोस, द्रव, गैस कैसी है, उसके ऊपर भी ये निर्भर करता है कि वो कितना अच्छा चालक है। और चालक के ताप पर मतलब चालक का ताप बढ़ेगा तो अक्सर जो है उसका प्रतिरोध भी बढ़ता है उससे। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट हैं जिन पर धारा जो प्रतिरोध है, ठीक है, वो कम होता है या बढ़ता है, ये निर्भर करता है। तो यहाँ हमने दो चीज़ें देखी जो मेनली गणित के रूप में देखें तो आर समानुपाती एल होता है और आर समानुपाती एल अपान ए होता है। ठीक है, तो इसी को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी भी देखा आर जो है वो समानुपाती एल होता है। ठीक है, कैसे? धारा जो चालक तार की लंबाई बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या देखिए हमने, ये समीकरण 1 दे देता हूँ। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये समीकरण 2 हुआ। तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा,
R समानुपाती L अपान A होगा। तो R समानुपात के चिन्ह हटाऊंगा तो बराबर, और क्या नहीं लगाऊंगा, एक नियतांक लगाऊंगा। फिर वही आ गया नियतांक वाला काम। तो ये जो रो, इसी को क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। ये जो रो है और ये क्या है, एक नियतांक है। अगर मैं इधर खींच दूँ तो ये नियतांक है, जिसे क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, तो R बराबर रो L अपान A। ये समीकरण 3 हो गया। समीकरण 3 से यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं रो बराबर क्या हो जाएगा, R A बाई L। अब यहाँ पर मैं यदि A बराबर रख दूँ 1, L बराबर भी रख दूँ 1, तो रो बराबर क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो प्रतिरोधकता की जो परिभाषा है वो यहीं से मेरे को मिल जाएगी। ठीक है, कैसे मिलेगी, तो किसी भी चालक की लंबाई 1 और उसका जो क्षेत्रफल है वो भी 1 रख दिया जाए। ठीक है, 1 का मतलब कि 1 इकाई और ये 1 इकाई का वर्ग रख दिया जाए, तो उस समय उसका जो प्रतिरोध होगा वही उस तार की क्या कहलाएगी, प्रतिरोधकता कहलाएगी। मतलब कि एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तार का जो प्रतिरोध है वही उस तार की क्या कहलाती है, प्रतिरोधकता कहलाती है। मतलब कि लंबाई को 1 मीटर रखेंगे और अगर उसका जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जब भी आएगा तो आप मोटाई समझ लेना। ठीक है, उसकी जो मोटाई है उसको अगर 1 मीटर स्क्वायर या 1 वर्ग मीटर रख दें तो उस तार का जो भी प्रतिरोध होगा उस समय वही उसकी क्या कहलाएगी, प्रतिरोधकता कहलाएगी। सिंपल है, मतलब उसकी लंबाई और उसका जो क्षेत्रफल है या उसकी जो मोटाई है उसको 1 रख दें। ठीक है, जो भी इकाई है उसके साथ 1 रख दें तो उसका जो प्रतिरोध होगा वही उसकी क्या कहलाती है, प्रतिरोधकता कहलाती है। तो ये आपका प्रतिरोधकता का भी परिभाषा यहाँ से मिल गया। तो हमने अभी भी पढ़ा रो बराबर क्या होता है, R A बाई L, ये पढ़े हैं। R का मात्रक क्या है, ओम। अब यहाँ इसका जो मात्रक है, ठीक है, अगर यहाँ रखूँ तो क्या होगा, ओम। अगर इसको ऐसा ऐसा ही मात्रक देखेंगे, ठीक है, एरिया का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, और एल का मात्रक होता है मीटर। तो मीटर के साथ मीटर स्क्वायर कटेगा तो क्या बचेगा, ओम मीटर बचेगा। तो रो का जो मात्रक है या प्रतिरोधकता का जो मात्रक है वो क्या है, ओम मीटर है। उसको भी ध्यान रखना, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है वो पूछा जाता है। अब चालक तार की एक चीज़ और पॉइंट बोला था मैं, चालक तार के पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है। तो ये कैसे होता है, तो ये होता है कि चालक क्या है, धातु है, अधातु है, उपधातु है या मिश्र धातु, इसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि जो मिश्र धातु जैसे कि नाइक्रोम है, मैग्नीन है, इनकी जो प्रतिरोधकता है वो ताप पर निर्भर करती है, लेकिन प्रकृति क्या है, ये धातुएं हैं। ठीक है, यही कारण है कि जो मिश्र धातु है उसका उपयोग हम लोग किस में बनाने में करते हैं, जो आयरन है, इस्त्री जो बोलते हैं, टेस्टर वगैरह ये सब बनाने में करते हैं। पानी वगैरह गर्म करने वाला जो चीज़ें हैं, या आयरन तो सब देखे हो, चलाए भी हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ का उपयोग तापन युक्त के रूप में गर्म करने के, मतलब ये क्या है, अच्छा सुचालक है ना, इसलिए। और विद्युत बल्ब का जो तंतु का जो निर्माण है, ठीक है, उसमें जो पहले आता था और बता चुका हूँ, इसको वीडियो में ही बताया था शायद, ये तो इसका जो निर्माण है वो टंगस्टन, इसमें जो अंदर में जो लगा रहता है पतला सा, वो किसका बना था, टंगस्टन नामक धातु का। क्यों, क्योंकि इसका जो गलनांक है या और कथनांक जो है वो बहुत ही उच्च होता है। ठीक है, मतलब ये बहुत ज़्यादा गर्मी को बर्दाश्त कर सकता है, इसलिए ये टंगस्टन के ही बनाए जाते हैं। बाकी धातु को बनाएंगे तो वो गल जाएगा, गल करके पिघल जाएगा। ठीक है, तो ये सब हो गया प्रतिरोधकता, प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता और चालन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब ये आपके सिलेबस से तो इस बार हटा दिया है, फिर भी मैं बता देता हूँ थोड़ा सा सिंपल वे में, ठीक है। तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन, तो संयोजन मतलब होता है जोड़ना, जोड़ना, ठीक है। तो यहाँ हम लोग प्रतिरोधों को जोड़े हैं, प्रतिरोधों का होता है वास्तव में नहीं, इस पाठ में आपका प्रतिरोधों का है। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में संयोजन मतलब प्रतिरोधों को अगर श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, यही है। तो मान लो कि ये श्रेणी क्रम में जोड़े तो ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया। तो श्रेणी क्रम मतलब होता है क्या, उसको भी देख लेंगे। श्रेणी क्रम मतलब क्रम से सीधा सीधा, ठीक है, श्रेणी के रूप में लाइन बना करके। तो इसमें कैसे रहता है, इसका पहले वाले का दूसरा सिरा दूसरे वाले के पहले सिरे से, दूसरे वाले का जो दूसरा सिरा है वो पहले वाले के पहले सिरे से, यहाँ से जैसे कि यहाँ है ना, ऐसे यहाँ पे और यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम में जो टोटल प्रतिरोध है R, इसी को तुल्य प्रतिरोध भी कहा जाता है, वो किसके बराबर होता है, तो सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, R1 R2 और R3 के, ठीक है। और इसमें जो भी धारा जाती है वो तीनों प्रतिरोधों से होकर के बारी बारी से जाती है, इसलिए अमीटर को श्रेणी क्रम में ही जोड़ा जाता है। समांतर क्रम में क्या होता है, R1 R2 और R3 है, मान लो कि ए और बी के बीच बह रहा है, ठीक है। तो यहाँ जो है इसमें समांतर क्रम में क्या होता है, जितना भी प्रतिरोध है या जितना भी चीज़ें हैं वो सभी का जो एक सिरा है वो एक बिंदु से जुड़ा रहेगा और दूसरा सिरा जो है वो दूसरे बिंदु से जुड़ा रहेगा, ठीक है। तो इसमें जो तुल्य प्रतिरोध होता है 1/R होता है, उल्टा होता है, ठीक है। और वो इसके जितने भी प्रतिरोध उसमें जुड़े हुए हैं उसके अपोजिट के योग के बराबर होता है। अपोजिट मतलब उल्टे के योग के बराबर होता है, इसको ऐसे हल करना रहता है। तो कम से कम इतने को जान के रखिए आप लोग, इसको सिद्ध करने भी पूछा जाता है, लेकिन इस बार है ही नहीं सिलेबस से तो इसको ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो विद्युत धारा का जो तापीय प्रभाव नाम से स्पष्ट है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तापीय प्रभाव मतलब कि विद्युत धारा का किस प्रकार से ताप के रूप में प्रभावित करता है या किस प्रकार से ताप के रूप में व्यवहार करता है, इसी को क्या बोलेंगे, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो हम अपने दैनिक जीवन में कई ऐसे उपकरणों का उपयोग करते हैं जो विद्युत ऊर्जा से कार्य करते हैं। लगभग बहुत सारे उपकरण हैं, आपके घर में मिल जाएंगे आसपास, अभी बैठे बैठे देख रहे हो आपका मोबाइल ही जो देख रहे हो, ठीक है, वो भी क्या है, विद्युत उपकरण है, ठीक है। हालांकि इसमें तापीय प्रभाव वो अलग चीज़ हो गया, लेकिन ये क्या है, विद्युत उपकरण है। तो ऐसे बहुत सारे जो उपकरण हैं जो विद्युत ऊर्जा से कार्य करते हैं और कुछ समय कार्य करने के पश्चात हम उन उपकरणों के जो चारों तरफ ऊष्मा को महसूस कर सकते हैं। तो आप मोबाइल को बहुत देर तक चार्जिंग करते तो गर्म हो जाता है, पीछे तरफ छू करके देखते हो ना। तो और इसका एक उदाहरण इस्त्री वगैरह है, इस्त्री मतलब आयरन और विद्युत बल्ब ये सब। तो जब भी किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है, तब कुछ विद्युत ऊर्जा की क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। पूरी तरीके से विद्युत ऊर्जा कन्वर्ट नहीं होता, जैसे कि गाड़ी वगैरह में होता है ना, गाड़ी में भी गर्म हो जाता है उसका इंजन वगैरह, ठीक है, पूरा यूज़ नहीं हो पाता। तो जैसा कि हम ऊर्जा संरक्षण के नियम से जानते हैं, क्या जानते हैं कि ऊर्जा ना ही उत्पन्न हो सकती है और ना ही नष्ट हो सकती है। ये जानते हो ना आप लोग, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। उसका क्या कर सकते हैं हम लोग, केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं या बदल सकते हैं, ठीक है। इसलिए विद्युत ऊर्जा की हानि जो है वो ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में क्या हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है। तो इसी को क्या कह देते हैं, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। मतलब कि जैसे कि ये आयरन है, ठीक है। अब आयरन को गर्म किए, विद्युत से क्या किए, कनेक्ट किए, तो ये क्या हो गया, गर्म हो गया। मतलब कि विद्युत का जो कुछ भाग है वो इसमें ऊष्मा के रूप में क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है, बोल सकते हैं, ठीक है। तो विद्युत ऊर्जा का जो ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव या तापीय प्रभाव कहलाता है। अब इस प्रभाव को समझाने के लिए जूल जो एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, उन्होंने एक नियम दिया था जिसे जूल का तापन नियम भी कहा जाता है। तो चलिए उसी को देखते हैं कि जूल का तापन नियम होता क्या है। अब इसको सिलेबस में रखा गया, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखेंगे और मैं जो जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझेंगे। तो मान लेंगे पहले, ठीक है, इसमें क्या मान लेंगे, माना कि आर प्रतिरोध
के एक प्रतिरोधक में I धारा t सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है तथा प्रतिरोधक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर क्या है, भी है या आरोपित किया गया है। तो इस चित्र में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, क्या है कि मान लो कि ये जो R है, R प्रतिरोध है, इसमें से I धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। कब तक प्रवाहित हो रहा है, t सेकंड तक प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। और इन दोनों सिरों के बीच का जो विभवांतर है V है। तब t सेकंड में तार में बहने वाला आवेश क्या हो जाएगा, तब t सेकंड में तार में बहने वाला आवेश क्या हो जाएगा। तो आवेश बराबर क्या होता है, धारा गुणित समय होता है। हमने इस पाठ के शुरुआत में ही बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो पढ़ चुके हैं, ठीक है। सूत्र फार्मूला उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो आवेश को हम लोग Q से दर्शाएंगे। यहाँ Q बराबर क्या होगा, धारा गुणित समय I इंटू टी। अभी तो पढ़े, I धारा है, Q T जो है वो समय है। अब फिर एक विभवांतर की हमने परिभाषा पढ़ी थी। क्या परिभाषा पढ़े थे विभवांतर की, किया गया मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, वही पढ़े थे, ठीक है। तो यहाँ भी वही करते हैं। तो V बराबर क्या होता है, W/Q, ये हमने पढ़ा था। यहाँ से किया गया कार्य निकाल लेते हैं। तो W बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू Q हो जाएगा, या Q इंटू V, जैसा आप चाहें लिख सकते हैं। अब समीकरण एक से हम लोग Q का मान इसमें रख देते हैं। तो एक बराबर Q बराबर क्या है, I इंटू टी है। तो W बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू टी इंटू V, या V इंटू I इंटू टी। W बराबर VIT हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरा समीकरण 2। मैं इधर ही लिख दूँ तो क्या हो जाएगा, जो प्रतिरोधक जो R है, ठीक है, उसमें जो आवेश Q को एक सिरे से दूसरे सिरे तक लाने में किया गया जो कार्य है वो प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा के रूप में प्रकट होता है, ठीक है। मतलब कि इसमें बोल रहा है कि जो प्रतिरोधक जो R है, ठीक है, ये है ना, ये प्रतिरोधक R है, उसमें जो आवेश Q को एक सिरे से दूसरे सिरे तक, ठीक है, ले जाने में कुछ ऊष्मा क्या हो जाती है, व्यय हो जाती है, या विद्युत ऊर्जा जो है ऊष्मा के रूप में व्यय हो जाती है, ये बोल। तो यहाँ से यहाँ तक जब Q आवेश को यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे, ठीक है, तो उसमें जो भी कार्य करना पड़ेगा वो इस जो प्रतिरोध के द्वारा जो विद्युत धारा को रोकने में जो ऊष्मा उत्पन्न होगी, ठीक है, उसके रूप में प्रकट होगा। या बोल सकता हूँ प्रतिरोधक जो R है में आवेश Q को एक सिरे से दूसरे सिरे तक लाने में किया गया जो कार्य है वो प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा के रूप में प्रकट होता है। तो इस प्रतिरोध में जो भी ऊष्मा उत्पन्न होगा उसके रूप में प्रकट होगा। तो उसी को यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ये बुक में भी दिया हुआ है। तो समीकरण मैं डायरेक्टली बताता हूँ। 2 से क्या हो जाएगा, जो W है, ठीक है, किया गया जो कार्य है वो किस में बदल जा रहा है, ऊष्मा में परिवर्तित हो जा रहा है। तो मैं W के स्थान पर H लिख दूंगा।
किया गया कार्य ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, अतः W बराबर H, और यहाँ W की जगह में H लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, V इंटू आई इंटू टी हो जाएगा। H बराबर क्या गया, V इंटू आई इंटू टी। अब हम लोग ओम के नियम से भी एक जानते हैं। ओम का नियम क्या है, V इज इक्वल टू आर इंटू आई। वी बराबर आर आई पढ़े हैं ना, अभी ओम का नियम निकाले हैं। अब इसको समीकरण 3 में रख दो, वी का जो मान है, तो समीकरण 3 में रखने पर क्या हो जाएगा, समीकरण 3 क्या है हमारा, H इक्वल टू वी आई टी। तो H बराबर V की जगह में R इंटू आई रख दो, और I पहले से था और T हो गया, तो R ये I का वर्ग और ये T, या इसको क्या लिख सकता हूँ, आई स्क्वायर आर टी। तो H बराबर क्या होगा, उत्पन्न जो उसमें है वो I R और T के समानुपाती होगा। तो इसको अगर पॉइंट में लिखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से H जो है वो किसके समानुपाती है, आई स्क्वायर के। H जो है वो R के समानुपाती है, H जो है वो समय T के समानुपाती है। अब इसको बारी बारी से देखें तो क्या हो जाएगा, H मतलब उसमें उत्पन्न ऊष्मा, तो उसमें बहने वाली धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगा या समानुपाती होगा। तो कैसे होगा, मतलब कि उसमें धारा, जितनी ज़्यादा धारा बहेगी वो उतना ज़्यादा गर्म होगा, ये कहा जा रहा है। उसका जो प्रतिरोध है वो उसके भी समानुपाती होता है, उसमें जो उत्पन्न धारा जो है, सॉरी प्रतिरोध जो है, ठीक है। तो कैसे, प्रतिरोध अगर ज़्यादा रहेगा किसी भी तार का या किसी भी चीज़ का, चालक का, ठीक है, तो उसमें जो उत्पन्न ऊष्मा है वो भी क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा रहेगा। या मतलब प्रतिरोध बढ़ेगा तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा क्या है, बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो रोकने का काम करता है। किसी भी चीज़ को रोकोगे तो किसी न किसी रूप में तो बदलेगा ना। तो यहाँ विद्युत धारा किस में बदल जाता है, फिर ऊष्मा के रूप में बदलने लगता है। वैसे ही समय जो टी है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जितने ज़्यादा देर तक विद्युत धारा प्रवाहित करोगे उतनी ज़्यादा ऊष्मा उसमें उत्पन्न होगी। ये है, ये तीनों चीज़ें निकल के आती है, और इसी को ही क्या कहते हैं, ये जो सूत्र आया इसी को जूल का तापन नियम कहते हैं, ठीक है। तो जूल का जो तापन नियम है वो क्या है, तो यही है, जूल के तापन नियम प्रतिरोधक जो उसमें उत्पन्न ऊष्मा, प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा उसमें बहने वाली धारा I के वर्ग के समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है। प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा प्रतिरोध के समानुपाती होता है। प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा लगने वाले समय का समानुपाती होता है। तो ये क्या है, जूल का तापन नियम, ठीक है। आई होप सबको समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं विद्युत शक्ति। तो विद्युत शक्ति आप लोग कई बार सुने हो, शक्ति तो आप लोग जानती हो, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, ये आप लोग सब जानते हो। या वह दर जिस पर विद्युत ऊर्जा किसी प्रकार की या किसी अन्य प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। तो अगर इसको मैं लिख दूं तो कैसे, तो विद्युत शक्ति क्या हो जाएगा, वह दर जिस पर विद्युत ऊर्जा किसी अन्य ऊर्जा या किसी अन्य प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है, क्या कहलाती है, विद्युत शक्ति कहलाती है। सिंपल सा है, और हम सभी जानते हैं जो शक्ति का जो फार्मूला है, विद्युत शक्ति या शक्ति बोल सकते हैं, वो क्या होता है, कार्य बटे समय। P से 10 आते जनरली W/T यही होता है, और हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। क्या पढ़ा हुआ है, तो अभी जस्ट ही हमने पढ़ा हुआ है। W बराबर क्या पढ़े थे हम लोग, V इंटू आई इंटू टी, ये पढ़े थे, यही था ना W कार्य। इसी को हम लोग इसमें चेंज कर दिए थे,
एच में बदल दिए थे, तो V इंटू आई इंटू टी है। इसको और अगर मैं सिंप्लीफाई तरीके से लिखूँ, अपान टी भी है, ये टी कट गया, क्या आया V इंटू आई। तो P बराबर क्या हो जाता है, एक नया सूत्र, वोल्टेज इंटू एम्पियर, एम्पियर नहीं हाँ एम्पियर ही बोल सकते हैं, ठीक है। वोल्टेज इंटू एम्पियर, P बराबर विभवांतर गुणित धारा, इसे ही क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, विद्युत शक्ति बोलते हैं, ठीक है। अब इसी को मैं आगे बढ़ाऊँ सर, इसका जो ऐसा मात्रक है वही आप लोगों ने 9वीं में पढ़ा हुआ है। इसको ऐसा मात्रक जो है वो शक्ति का क्या है, वाट, ठीक। चलिए अब देखते हैं घर में जो विद्युत ऊर्जा या जो बिजली बिल आता है, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। तो घर में बिजली बिल आता है, देखते हो आप लोग, तो किस में रहता है, कहते हैं ना इतना यूनिट जला, इतना यूनिट जला है, या 40 यूनिट 50 यूनिट जलाया है तो इतना बिजली बिल आया है। ये कैसे होता है, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसको देखते हैं, ठीक है। तो भाई जो 1 जूल जो रहता है वो बहुत कम रहता है, ठीक है। 1 जूल जो रहता है वो बहुत कम मात्रा है इसके संदर्भ में, जब घर में जो खर्चा होता है ना बिजली, उसके संदर्भ में देखें तो, ठीक है। तो इसीलिए हमको एक बड़े यूनिट की आवश्यकता होती है, और वो जो बड़ा यूनिट है वो क्या कहलाता है, किलोवाट घंटा। क्या कहलाता है, किलोवाट घंटा। तो 1 किलोवाट और घंटा KWH से लिखते हैं इसको, ठीक है। यही चीज़ है, 1 किलोवाट घंटा या 1 KWH, वो कितने यूनिट होता है, 1 यूनिट। 1 किलोवाट घंटा को ही क्या बोलते हैं, 1 यूनिट बोला जाता है, ठीक है। अब किलो, किलो मतलब होता है 1000, और वाट तो है ही, और एच मतलब घंटा, 1 घंटा, ये हुआ। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1000, 1 घंटे में कितना सेकेंड। खैर 1 घंटे में तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चलिए देखते हैं इसको जूल में अगर चेंज करें तो कैसे हो जाएगा, 3600 हो जाएगा, ठीक है। तो वाट घंटे से किस में आ गया, सेकंड में आ गया। अब इसको मैं गुना करके लिखूं तो क्या हो जाएगा, इतना आ जाएगा। और इसको और सिंप्लीफाई करूं, ठीक है, ये सेकंड आ गया ना, तो इसको वाट सेकंड बोल सकता हूँ, वाट सेकंड, यही हो जाएगा। और 3.6 गुणित 10 के घात, यहाँ तक आने में कितना दशमलव गया, 1 2 3 4 5 6, तो 10 के घात 6, 3.6 गुणित 10 के घात 6 क्या हो जाएगा, जूल। मतलब 1 यूनिट बिजली जला है, इसका मतलब कितना जूल खर्चा हुआ है, 3.6 गुणित 10 के घात 6, इतना सारा हुआ है। सोचो, दाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 36 लाख वाट सेकंड, हर सेकंड 36 लाख वाट, ठीक है। या हर सेकंड नहीं बोल सकते, कुल 1 यूनिट जला तो 36 लाख वाट सेकंड के हिसाब से जला हुआ है। तो इतना 1 जूल, 1 यूनिट बराबर इतना जूल के बराबर होता है। तो इसलिए घर में जो बिजली जो जलती है, ठीक है, उसको यूनिट में नापा जाता है, ये बड़ा मात्रक कह सकते हैं इसको। अब इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि इतना यूनिट इतने घंटे तक इतना मशीन चला तो उसमें कितना बिजली बिल आया, खर्चा आया, ये सब के बारे में। तो उसके लिए एक सूत्र है, उस सूत्र को आप लोग 9वीं में भी पढ़े हो, फिर से बताया जा रहा है, उसको ध्यान रखना, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सूत्र पहले मैं लिखता हूँ। तो घरों में जो विद्युत ऊर्जा जलती है, इतना यूनिट जला, इतना यूनिट जला है, ठीक है, वो नीचे ये जो फार्मूला लिखा हूँ उसी से निकाला जाता है। तो कैसे, विद्युत उपकरणों की संख्या, ये होगा जितना विद्युत उपकरण है उतने विद्युत, अगर सेम सेम है तो उसकी संख्या डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे। 5 बल्ब जल रहे सेम वाट का, तो यहाँ 5 लिख देंगे, ठीक है। विद्युत उपकरण की शक्ति, जो भी उपकरण यहाँ लगा हुआ है उसकी शक्ति कितनी है वाट में, ठीक है, उसको गुना कर देंगे। उसके बाद जो कितना समय तक जलता है उसको गुना करेंगे, और अगर वो 1 से ज़्यादा दिन तक जलता है तो कितना दिनों तक
जलता है उसको भी एंट्री करेंगे, ठीक है। और उसको 1000 से भाग देंगे। क्यों 1000 से भाग देंगे? और सबको सभी मान को इसमें वाट के रूप में रखना है, किलोवाट के रूप में कोई नहीं रखना है, ठीक है। तो मकसद वही है कि वो वाट में रहे, ठीक है, इसलिए 1000 से भाग दे देते हैं। इतने चीज़ करने के बाद हमारा जो कितना यूनिट जला है वो निकल जाएगा, और उसको जितना रुपया लगेगा उसके हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो हमारे बिजली बिल के बराबर ही आ जाएगा लगभग लगभग, ठीक है। तो ये हुआ आपका विद्युत शक्ति और विद्युत ऊर्जा। इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है, उदाहरण नंबर 3, पेज नंबर 90 में। तो उसको मैं लास्ट में न्यूमेरिकल जितना है उतना कराता हूँ, ठीक है। अभी थ्योरी चल रहा है तो थ्योरी में ही चलते हैं। हमारा जो इस वीडियो का जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है? घरेलू विद्युत परिपथ। तो घरेलू विद्युत परिपथ, तो इसमें घर में जो विद्युत परिपथ रहता है, घर में जो वायरिंग रहता है उसके बारे में, ठीक है। तो हमारे घरों में क्या रहता है? विद्युत शक्ति की आपूर्ति मुख्य तार जैसे कि मेंस, ठीक है, उससे प्राप्त होता है। मेन जो तार रहता है ना एक, उसी को विद्युत में तार भी कहा जाता है। यहाँ दिख रहा होगा आप लोग को, ये विद्युत में तार है ऊपर वाला, और नीचे उदासीन तार जिसे न्यूट्रल कहा जाता है, न्यूट्रल और फेज, ठीक है। तो ये जो हमारी घरों में जो वायरिंग है वो 3 तारों में, 3 तारों वाली वायरिंग के जरिए पहुंचती है। 3 तार क्या क्या रहता है? एक तो भू तार अर्थिंग रहेगा, एक रहेगा विद्युत में तार, और एक उदासीन तार। तो ये कहाँ जाएगा? विद्युत खंभे का फ्यूज, फ्यूज से होकर के जाएगा। और फ्यूज के साथ किस क्रम में जुड़ा था? ये श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है। जो विद्युत में जो तार है फेज है, ताकि फ्यूज उड़ेगा तो यहीं से कट हो जाएगा ये। उसके बाद ये विद्युत मोटर जो दिया है, मान के चलो ये कुछ उपकरण है, उसमें जा करके उसको पावर दे रहा है, यही है। ओ सॉरी, ये विद्युत मीटर है। मीटर जो है बाहर में लगा रहता है सबके घर में, वो है, ठीक है। तो जैसे ये फ्यूज से होकर के इसमें जाता है, विद्युत मीटर में जाता है। उसके बाद ये इधर से किस में कनेक्ट रहता है? मेन स्विच जो चालू करते हो आप लोग, पूरे घर का जो चालू बंद होता है, ठीक है, उससे कनेक्ट रहता है। तो इस प्रकार से ये 4 चीज़ें, 3 4 चीज़ें, मेनली जो सामने बोर्ड रहता है, ठीक है, उसमें कनेक्टेड रहता है। और एक भू तार जो है वो अलग से जुड़ा रहता है, ये तो आप जानते हो। अब कलर कोडिंग भी जानना जरूरी है। लाल रंग का जो तार है वो विद्युत में तार कहलाता है। लाल रंग क्या है? खतरे का निशान है। खतरा कब रहेगा? जब उसमें करंट बहेगा। तो लाल रंग का जो तार है वो क्या है? विद्युत में तार है, ठीक है। वैसे ही जो नीला या काले रंग का जो तार रहता है वो क्या है? उदासीन है, ये भी ध्यान रखना। और हरे रंग का जो तार है वो क्या है? अर्थिंग होता है, भू तार, भू संपर्क तार बोलते हैं उसी को, ठीक है। तो अर्थिंग वायर जो रहता है वो हरे रंग का रहता है, ठीक है। और नीले और काले का क्या रहता है? न्यूट्रल। और लाल रंग का क्या रहता है? करंट वाला तार। तो हमारे देश में जो तार एवं उदासीन जो तारों के बीच का जो विभवांतर है, ये तार हो गया। उदासीन तार मतलब विद्युत में तार और इनके बीच का कुछ विभवांतर होगा, ठीक है, उसी के आधार पर ये काम करता है। तो इनके बीच का जो हमारे पूरे देश में जो वोल्टेज है वो कितना रहता है? 220 वोल्ट होता है, ठीक है। भू संपर्क तार क्या रहता है? मोटे तांबे का बना रहता है, जिसे तांबे की एक पट्टी से जोड़कर भूमि में गाड़ दिया जाता है। ज़मीन में गाड़ देंगे, और नमक वगैरह भी डाला जाता है, ठीक है, जिससे जल्दी से जल्दी क्या हो जाए? जो अनावश्यक जो ऊर्जा है वो चली जाए ज़मीन के अंदर, और हमारे बाकी उपकरणों को नष्ट ना करें, ठीक है। यही उसका काम रहता है मेनली। तो एक चीज़ और जो घर में लगा रहता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो पूछा भी जाता है कि एक फ्यूज होता है, ठीक है। फ्यूज किसे कहते हैं और क्यों लगाया जाता है, किस रूप में लगाया जाता है, ठीक है। तो आपने कभी कभी देखा होगा कि दुर्घटनावश कभी कभी तार वगैरह छिल गया, या दो तार जो संपर्क में आ जाते हैं जब, ठीक है, विद्युत में तार और उदासीन तार जो संपर्क में आ जाते हैं, तो क्या होता है? परिपथ का जो प्रतिरोध है वो शून्य हो जाता है। शून्य कैसे? दोनों में बाहर आया, दोनों संपर्क में आ गया, तो उसमें कोई वो नहीं है, रुकावट नहीं आ गई, ठीक है। पहले बीच में कुछ रहता था तो दोनों के बीच में क्या रहता था? हमेशा रुकावट रहता था। अब दोनों टच हो गया, मतलब दोनों में साथ साथ बह रहा है, ज़्यादा जगह मिल गया ना उसको, तो प्रतिरोध क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है, ठीक है। और प्रतिरोध में बहुत धारा, अधिक धारा बढ़ने लगती है, बोल सकते हैं। इस कारण प्रतिरोध में लगे उपकरण क्या हो जाते हैं? क्षतिग्रस्त होता है, और साथ में क्या हो जाता है? चिंगारी भी उत्पन्न होती है। देखियो आप लोग, शॉर्ट सर्किट इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो इस जो पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? लघु पतन। लघु मतलब छोटा, पतन मतलब
लघु मतलब पतन मतलब नष्ट होना, ठीक है। लघु मतलब छोटा, इसी को शॉर्ट सर्किट बोला जाता है। तो चिंगारी फेंकता है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि उसमें बहुत अधिक धारा बह रही है और उसी धारा से बचाने के लिए, ठीक है, फ्यूज वायर का या फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। तो फ्यूज तार क्या है? तो फ्यूज जो है वो ऐसी धातु का जो बना होता है, मिश्र धातु के तार का टुकड़ा होता है जिसका एक उचित गलनांक होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम बोल सकते हैं एल्युमिनियम है या कॉपर है, आयरन है, लेड है, इन सब का बना रहता है, ठीक है, स्थान के हिसाब से। अगर परिपथ में एक लिमिट से ज़्यादा अगर उसमें धारा बहने लगे, ठीक है, तो वो जो है वो फ्यूज जो है या ग्रिप जो है वो अपने आप क्या हो जाएगा, उसका जो तार है वो गल के अलग हो जाएगा, जिससे बाकी जगह जाने से वो धारा बच जाएगी और नष्ट होने से बच जाएंगे बाकी उपकरण, ठीक है। तो ये लघु पतन कहलाता है। वैसे क्या होता है, वॉल लोडिंग भी होता है। तो वॉल लोडिंग में क्या होता है, धारा का जो मान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अचानक से, ठीक है। शॉर्ट सर्किट में तो तार कटता है उसके कारण हो, लेकिन वॉल लोडिंग में वोल्टेज अचानक कभी कभी बढ़ जाता है ना, उसके कारण धारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उससे भी क्या हो जाता है, उपकरणों को नुकसान होने का चांसेस रहता है, ठीक है। तो इसके लिए भी फ्यूज का उपयोग किया जाता है। सेम वैसे ही काम करेगा, इसमें भी गल जाएगा तार और गल करके पास हो जाएगा, ठीक है। तो फ्यूज क्या है? फ्यूज ऐसी धातु का अथवा मिश्र धातु के तार का टुकड़ा होता है जिसका एक उचित गलनांक हो। अगर परिपथ में एक निश्चित मान से ज़्यादा धारा बहने लगे तो ये फ्यूज जो है वो गल करके टूट जाता है और बाकी जो बोल सकते हैं उपकरण हैं उनको नष्ट होने से बचा लेता है। तो फ्यूज क्या है पूछा जाता है, तो ये सब नोट्स में मैं बता दूंगा, ठीक है। तो आपका ये जो थ्योरी वाला जो पार्ट है वो ख़त्म हो चुका है और कुछ कुछ न्यूमेरिकल जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स उनको मैं एक अलग वीडियो बना करके बता दूंगा, ठीक है। और इस वीडियो में इतना ही करते हैं और ये पार्ट लगभग समाप्ति की ओर है। एक वीडियो और डालूंगा उसमें ये समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। थैंक यू।